हेलो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। क्या नाम है इसका? रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, हिंदी में इसे हम कहेंगे संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है जिसका नाम है संबंध एवं फलन। ये स्पेशली यूपी एंड सीबीएसई दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझेंगे क्रमित युग्म क्या है। क्रमित युग्म क्या है? क्रमित युग्म क्या है, ये प्रश्न है। ऑर्डर पेयर क्या होता है? अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। क्या होता है? व्हाट इज़ ऑर्डर पेयर? क्वेश्चन के साथ लिखें, व्हाट इज़ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? क्रमित युग्म क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले समझते हैं। तो किसी घटक या सिस्टम को क्रम के रूप में युग्म बनाकर रखना क्रमित युग्म कहलाता है। इसका अर्थ के रूप में हम ये समझते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर A, B में इसका ऑर्डर का मतलब क्रम इम्पॉर्टेंट होता है। अब क्रम इम्पॉर्टेंट होता है, यहीं से यह बात स्पष्ट हो गई कि यह बात ज़रूरी नहीं है कि A, B को मैं B, A लिख सकता हूँ। यह बात आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह गलत है। ऑर्डर हमेशा सही तरीके से होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि A, B is not equal to B, A। ये A, B, A के बराबर नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? A, B, A के बराबर नहीं है। अब आते हैं इनको लिखने का तरीका। तो जो A, B है, ये एलिमेंट A और B दोनों किसी सेट के होंगे या दोनों अलग अलग सेट के हो सकते हैं, अलग सेट के हो सकते हैं या दोनों एक ही सेट के हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? A और B दोनों किसी सेट के एलिमेंट होंगे। एलिमेंट A और B किसी एक ही सेट के होंगे। ऐसा भी हो सकता है या दोनों अलग अलग सेट के होंगे या एक ही सेट के होंगे।
जैसे मैं लिख दिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, या अभी संबंध नहीं पढ़े तो ए कैपिटल ए का एलिमेंट होगा और बी कैपिटल बी का एलिमेंट होगा। ये ए क्या है, एक सेट है, सेट माने समुच्चय। बी क्या है, एक सेट है माने समुच्चय। क्या ये बातें समझ में आ गई? आगे चलते हैं। तो ये ए क्या है, ये एलिमेंट है सेट के। बी क्या है, ये भी एलिमेंट है सेट के। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ऑर्डर पेयर के बारे में यही घटना है। आगे चलते हैं। थर्ड, तीसरी बात को हम अपने बताते हैं कि ऑर्डर पेयर के साथ साथ हम पढ़ते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन क्या होता है? तो दो समुच्चयों के अवयवों को ऑर्डर पेयर के रूप में व्यक्त करना ही कार्तीय गुणन कहलाता है। कार्तीय गुणन कहलाता है। इसका मतलब क्या है? कोई भी दो समुच्चय हैं, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि दो समुच्चय हैं, ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन कहलाएगा। कार्तीय गुणन कहलाता है। और ए क्रॉस बी बराबर होता है ए कॉमा बी सच दैट ए किसका एलिमेंट होगा? तो समुच्चय ए का, और बी किसका एलिमेंट होगा? तो समुच्चय बी का। क्या ये बातें समझ में आ गई? क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? इसका मतलब दो समुच्चयों का गुणा ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा जाएगा, जिसमें पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। क्या ये बातें समझ में आई आप सभी को? क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने लिखा ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर मैंने लिख दिया x1 कामा x2 या x कामा y। तो अगर मुझे लिखना है a क्रॉस b तो कैसे लिखेंगे? तो याद रखो a क्रॉस b हम जैसे लिखते हैं, पहला एलिमेंट को उठाएंगे x के साथ 1 कामा x, पहले एलिमेंट को y के साथ 1 कामा y, दूसरे को x के साथ, दूसरे को y के साथ, फिर तीसरे एलिमेंट को x के साथ और तीसरे को y के साथ। ये हो गया आपका x कामा a कामा b या a क्रॉस b, सॉरी a क्रॉस b इसको बोलेंगे। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? अच्छा आगे चलते हैं। हम ये कह सकते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा, नोट पॉइंट में इस बात को याद रखिएगा सभी बच्चे, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए कॉमा बी सच दैट ए कैपिटल ए का एलिमेंट होगा और बी कैपिटल बी का एलिमेंट होगा, समुच्चय सेट बी का होगा। लेकिन अगर मैंने लिखा बी क्रॉस ए, देन इसको लिखना पड़ेगा बी कॉमा ए, तब यहाँ क्या होगा? पहला एलिमेंट बी का हो जाएगा और दूसरा एलिमेंट ए का हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ गई? इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं कहूँ एन ए सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, तो आपने कहा पी एलिमेंट हैं और मैंने कहा एन ऑफ बी माने बी में कितने एलिमेंट है, तो आपने कहा क्यू एलिमेंट हैं हो। तो हम कहेंगे बताओ
ए क्रॉस बी का जब मैं गुणा करूँगा तो कितने एलिमेंट मिलेंगे उसमें ऑर्डर पेयर के रूप में, तो आप कहेंगे सर P इंटू क्यू एलिमेंट मिलेंगे, प्राप्त होंगे। क्या ये बातें समझ में आ गई? क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? आगे चलते हैं। दूसरी बात, नोट पॉइंट 2, कभी भी ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस ए के। यहाँ मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, इन जनरल। इन जनरल माने सामान्यतः, सामान्य तौर पे ये बराबर नहीं होते। एक्सीडेंटल बराबर हो गए तो अलग बात है, सामान्यतः ये बराबर नहीं होते। दूसरी नोट पॉइंट, इस बात को याद रखिएगा, अगर ए क्रॉस बी बराबर हो गए बी क्रॉस ए के, तब हम कहेंगे सेट ए और बी के एलिमेंट बराबर हैं। ठीक है। नोट पॉइंट 3, हम इस बात से अवगत कराना चाहते हैं, अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू हमें 5 मिल रहा है तो हम कह सकते हैं ए भी एक नल सेट होगा और बी भी एक नल सेट होगा। या वर्ड लगा दे तो एग्जैक्ट वर्ड आएगा, या तो ए नल सेट हुआ होगा या बी। क्या ये बात समझ में आया? क्या आप लोग समझ गए इस बात को? अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है संबंध। अंग्रेजी में इसे रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक सबसेट है। रिलेशन इज अ सबसेट। सबसेट माने उपसमुच्चय है। किसका उपसमुच्चय है? तो रिलेशन एक सबसेट है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्तीय गुणन ऑफ ए क्रॉस बी, जिसको हम कहते हैं कार्तीय गुणन सेट ए एंड सेट बी, यानी कि समुच्चय ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणन है। तो सबसे पहली बात, रिलेशन क्या है? तो रिलेशन एक सबसेट है, उपसमुच्चय है। किसका उपसमुच्चय है? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। क्या ये बातें क्लियर हो गई? तो रिलेशन क्या है? रिलेशन एक उपसमुच्चय है। किसका उपसमुच्चय है? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है। इसका मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब आर का जो भी एलिमेंट होगा वो ए क्रॉस बी से होगा। इसका मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ ए क्रॉस बी, यदि ए क्रॉस बी को लिखने का तरीका ये होगा ए कॉमा बी सच दैट ए कैपिटल ए का एलिमेंट हो और बी कैपिटल बी का एलिमेंट हो, तो मेरे बच्चों आप समझ सकते हैं आर भी, तो आप जानते हैं आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अर्थात आर को कैसे लिखा जाएगा? तो आर जब इसी का सबसेट है तो आर को भी लिखने का तरीका यही होगा ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी। क्या ये बातें समझ में आ गई? अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक से आपको हम समझा रहे हैं। हमने आपको बताया कि जो रिलेशन है एक सबसेट है। क्या है? सबसेट माने उपसमुच्चय है। किसका उपसमुच्चय है? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी माने कार्तीय गुणन सेट ए एंड सेट बी। अगर यह सबसेट है रिलेशन, तो रिलेशन को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों? लिखेंगे आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी,
आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब अगर मैं ए क्रॉस बी को ए कामा बी के रूप में लिख रहा हूँ तो जहाँ ए कैपिटल ए का एलिमेंट होगा और बी कैपिटल बी का एलिमेंट होगा, माने सेट बी का एलिमेंट होगा, तो आर भी तो उसी तरीके से लिखा जाएगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आर कहाँ से आया है? ए क्रॉस बी से आया है। कहाँ से आया है? ए क्रॉस बी से। आर कहाँ से आया है? ए क्रॉस बी से आया है। जब ए क्रॉस बी से आया है तो आर बराबर आप लिखेंगे ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इज़ दैट क्लियर? हैव एनी डाउट्स? ओके, अब हम जान गए। जैसे अब उदाहरण में मैं आपको समझाऊँ, यानी एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, तो एग्ज़ाम्पल कैसे रहेगा? आपका एग्ज़ाम्पल होगा आर इज़ इक्वल टू, पहले मैं ए क्रॉस बी, जैसे मैंने लिखा ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू 1 कामा एक्स 2 कामा एक्स 1 कामा वाई 2 कामा वाई, ये मैंने एक सेट लिखा। तो मैं एक संबंध आर बराबर लिख रहा हूँ 1 कामा एक्स 2 कामा एक्स, ये R1 है। तो अब देखो ये संबंध है, ये क्या है? संबंध है। इस संबंध के एलिमेंट कौन? 1 कामा एक्स और 2 कामा एक्स कहाँ से आए हैं? यहाँ से आए हैं, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट ऊपर वाले सेट से आए हैं। लेकिन R बराबर देखो 1 कामा एक्स, कामा देके ये भी लिख रहे हो, ये भी लिख रहे हो, यानी ए कामा बी ही लिख रहे हो। तो इसको भी लिखने का तरीका वही है जो ए क्रॉस बी को लिखने का तरीका है। क्या ये बातें क्लियर हो गई आप सभी को? अच्छा, अब यहाँ से हम नोट पॉइंट में बात करेंगे। नोट पॉइंट में बात करेंगे तो क्या क्या बात कर सकते हैं, इस चीज़ को समझिए। पहली बात, नोट पॉइंट में अगर रिलेशन सबसेट है, यदि R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो R कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब अगर R सबसेट है A क्रॉस B का, तो A क्रॉस B के तो कई समुच्चय बन सकते हैं। जैसे यदि, दूसरी बात, यदि n ऑफ A क्रॉस B में P इंटू Q एलिमेंट हो, तो कुल संबंधों की संख्या, कितने संबंध बन सकते हैं? संबंधों की संख्या हमेशा 2 के पावर P इंटू Q होगी। पहली बात ये हो गई, और दूसरी बात ये हो गई, R A क्रॉस B का सबसेट है तो कई तरीके से R बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर R को मैंने इस तरीके से लिखा है, R बराबर मैंने लिखा है A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A और B बिलोंग्स टू कैपिटल B, तो हमने दो बातें देखी। ये पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, और दैट इज सेकेंड एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट को हम कहते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संबंध का प्रांत। और सेकेंड एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो लिखेंगे रेंज ऑफ रिलेशन, यानी कि संबंध का परिसर। तो प्रथम अवयव को क्या बोल रहे हैं? प्रांत बोल रहे हैं। दूसरे अवयव को क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। दूसरा एलिमेंट किस सेट से आ रहा है? बी से, तो सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, जिसे हम सह प्रांत कहते हैं। क्या ये बातें समझ में आ गई? क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई आप सभी को? तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज नोन एज डोमेन, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज नोन एज रेंज,
and set B, the element of set B is called codomain. The element of set B is called codomain. यानी कि सेट बी के एलिमेंट को हम कोडोमेन कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? सेट बी के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? कोडोमेन। सर मुझे ये चीज़ें जो आपने बताया वो मुझे समझ में नहीं आया, कैसे? तो मैं यहाँ दिखाता हूँ। अगर मैंने लिखा एक संबंध R बराबर 1, x 2, x 1, y 2, y, तो हमें इसका डोमेन अगर लिखना हो तो सर अच्छा डोमेन सर बताइए तब क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 1 2 1 2, तो सेट लिखते समय 1 को एक ही बार लिखोगे, 2 को एक ही बार। सर रेंज क्या है इसका? रेंज है इसका x, y, सेकेंड एलिमेंट। सर कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है? तो अगर मैं कहूँ इसका कोडोमेन सेट बी होगा, और बी में माने दूसरे एलिमेंट कहाँ से आए हैं, तो दूसरा एलिमेंट x और y ही है, तो इस सेट बी को हम कहेंगे कोडोमेन है। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई आप सभी को? क्या आप सब यहाँ तक बात समझ गए? मुझे उम्मीद है कि आप सब ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नोट पॉइंट में हम एक एक बातों को समझते हुए लिखते हुए चलेंगे। देखिए, यदि कोई सेट n तत्वों का परिमित समुच्चय हो, इफ अ सेट इज फाइनाइट सेट ऑफ n एलिमेंट या हैविंग n एलिमेंट, जिसमें एलिमेंटों की संख्या n एलिमेंटों का आप लिख दीजिए n एलिमेंटों का फाइनाइट सेट है। अगर कोई सेट है जिसमें n एलिमेंट हैं और वो सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, तब देन रिलेशन ऑन दैट सेट इज व्हाट इज दिस? 2 पावर n इंटू n, दैट इज़ 2 पावर n का स्क्वायर। सर ये कैसे आया? अरे भाई इसको उसी तरीके से लिखा गया 2 पावर p इंटू q, लेकिन एक ही सेट पे डिफाइंड है, यानी जो रिलेशन होगा वो किसी सेट A पर डिफाइंड है, यानी A क्रॉस A होगा। क्या होगा? A क्रॉस A। अगर मैंने जैसे मैंने कह दिया अ रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट A, तो इसका मतलब इसका नोटेशन होगा R इज डिफाइंड ऑन n क्रॉस n। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर होगा, इसका कोडोमेन भी नेचुरल नंबर होगा, और कोडोमेन से जो बनने वाला रेंज होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो जब हिंदी में इसे कहते हैं यदि कोई संबंध R, अब आइए आगे देखते हैं हम। तो अगला टॉपिक है हमारा इनवर्स रिलेशन, व्युत्क्रम संबंध, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? व्युत्क्रम संबंध क्या होता है? सीधा सीधा सवाल है कि किसी संबंध R इज इक्वल टू A, B, जहाँ A जो है सेट A का एलिमेंट हो और B जो है सेट B का एलिमेंट हो, तो R के व्युत्क्रम को R इनवर्स लिखा जाता है
लिखा जाता है और इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। कैसे कि r का इन्वर्स बराबर जो a कामा b था, अब वो b कामा a हो गया, जहाँ b सेट b का एलिमेंट होगा और a सेट a का एलिमेंट होगा। दोनों में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एलिमेंट को बदल दिया गया। जो पहला एलिमेंट था वो दूसरा बन गया और जो दूसरा एलिमेंट था वो पहला बन गया। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब सीधा सीधा है, अगर R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B लिखा है तो R इनवर्स इज सबसेट ऑफ B क्रॉस A होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? सर मैं समझा नहीं, समझाते हैं। जो पहले डोमेन था, ये क्या था? जो डोमेन है, अब वही ये यहाँ क्या बन गया? रेंज बन गया। और जो पहले कोडोमेन बन गया, और जो पहले कोडोमेन था अब वही क्या बन गया? डोमेन बन गया। क्या ये बातें समझ में आ गई? हेरा फेरी हो गया। ठीक है, चलो सर एग्जाम्पल के थ्रू समझा दीजिए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अगर r बराबर मैंने लिखा है 1 कामा x 2 कामा x 1 कामा y 2 कामा y, तो r का इन्वर्स होगा उल्टा, x कामा 1 x कामा 2 y कामा 1 y कामा 2, ये r का इन्वर्स होगा। क्या ये बातें समझ में आ गई? चलिए अब संबंध में हम आगे चलते हैं और पहला संबंध पढ़ते हैं, तत्समक संबंध। कौन सा संबंध? तत्समक, आइडेंटिकल रिलेशन। अंग्रेजी में इसे आइडेंटिकल रिलेशन कहते हैं, आइडेंटिकल रिलेशन, और हिंदी में इसे तत्समक संबंध कहते हैं। कौन सा संबंध कहेंगे? तत्समक संबंध, तत्समक संबंध कहते हैं। क्या होता है इस चीज़ के बारे में हम समझेंगे। सभी संबंध को यदि जैसे ऐसे समझ लेते हैं, यदि कोई संबंध R किसी समुच्चय और ये समुच्चय नॉन इम्पटी होगा। नॉन इम्पटी का मतलब इसमें एलिमेंट होंगे। किसी समुच्चय A पर इस प्रकार से परिभाषित हो, इस प्रकार से डिफाइंड हो। कैसे डिफाइंड हो? कि संबंध R बराबर लिखा हो x कामा x, जहाँ पे x सेट A का एलिमेंट हो। किसका एलिमेंट हो? सारे x। तो इस एक सिंबल जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इस सिंबल के बारे में मैं बता दूं, इस सिंबल को कहते हैं फॉर ऑल। इसका मतलब सभी। तो सभी x किसके एलिमेंट हो? एक एलिमेंट हो। ठीक है, तो इस प्रकार के रिलेशन को हम कहते हैं आइडेंटिकल रिलेशन। सर मैं डेफिनेशन से नहीं समझ पाया, तो आओ एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है कि अगर कोई संबंध, कोई सेट A नॉन इम्पटी सेट हो, मतलब 1A B और C हो, तो कोई संबंध R इस तरीके से लिखा हो कि A कामा A हो, B कामा B हो और C कामा C हो, तो इस तरीके के संबंध को आइडेंटिकल रिलेशन कहते हैं। आइडेंटिकल रिलेशन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये आइडेंटिकल रिलेशन है, मतलब A में A का A के साथ हो गया, यहाँ B है तो B का B के साथ, फिर से C का C के साथ है। क्या ये बात समझ में आ गया? सर एक और एग्जांपल दीजिए, नंबर के साथ अगर कोई है तो आप दे दीजिए। तो मैंने लिखा, अच्छा एक सेट A है, मान लेते हैं यहाँ एक जगह B है और यहाँ लिखा है 1, 2, 3। तो अगर कोई संबंध इस तरीके से आपको दिखे कि इसमें 3 एलिमेंट हैं
तो इन तीनों का आपस में रहे, अब तीनों का स्वयं से रहे, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो इस तरीके के संबंध को हम कहेंगे आइडेंटिकल रिलेशन। कैसा रिलेशन? आइडेंटिकल रिलेशन। आइडेंटिकल रिलेशन यानी कि तत्समक संबंध कहते हैं। कौन सा संबंध कहते हैं? तत्समक संबंध कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया? तीसरा, आगे चलते हैं। अगला रिलेशन का नाम है रिक्त संबंध, जिसे इम्पटी रिलेशन कहते हैं। इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन, हिंदी में इसे रिक्त संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त संबंध कहते हैं। इस बात को समझिएगा। रिक्त संबंध क्या होता है कि मान लेते हैं, माना ए और बी दो नॉन इम्पटी सेट हैं। नॉन इम्पटी सेट माने ऐसे सेट जो खाली नहीं है, अरिक्त। कैसे सेट हैं? अरिक्त, खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं। और कोई संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है, कि आर में कोई भी एलिमेंट उपस्थित नहीं है। आर में कोई भी एलिमेंट उपस्थित नहीं है। तो आर को इम्पटी रिलेशन कहा जाएगा। सर मैथमेटिक्स का लैंग्वेज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मैं ये समझ नहीं पाया। मैं यहाँ ये भी लिख रहा हूँ कि ए और बी में नॉन इम्पटी सेट है, मतलब इसमें कुछ न कुछ एलिमेंट हैं, और यहाँ एक संबंध आर भी है जो ए बी पे परिभाषित है, लेकिन आर में कोई संबंध बन नहीं रहा है। तो इस संबंध को कहेंगे हम इम्पटी रिलेशन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं आपको। अगर यदि मैं बोलूं कि यदि ए आर बराबर, पहले सेट लिख ले, ए बराबर मैंने लिख दिया 1 2 3, और मैंने ये कहा कि बी बराबर लिखा है मैंने 4 और 5, परंतु एक संबंध आर, रिलेशन आर, एक संबंध आर, एक रिलेशन आर इस तरीके से है, इस प्रकार है कि आर बराबर हमें लिखना है ए कॉमा बी, लेकिन होना कैसे चाहिए? सच दैट ए कैपिटल ए का एलिमेंट हो, बी सेट बी का एलिमेंट हो, और ए माइनस बी एक पॉजिटिव नंबर हो। अब चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए के सेट हैं। अब मुझे इस संबंध आर को लिखना है। आर में 1 है, 2 है, 3 है। अब ये आर परिभाषित है ए क्रॉस बी पर। किस पर है? ए क्रॉस। ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट कौन है? बी का एलिमेंट है 4,5। अब मुझे आर में एक इस तरीके से लिखना है कि ए माइनस बी एक पॉजिटिव नंबर मिले। कैसा नंबर मिले? पॉजिटिव। आइए, अगर मैं लिखूँ 1 माइनस 4 माइनस का 3, 1 माइनस 5 माइनस का 2, 2 माइनस 4 माइनस का 2, 2 माइनस 5 माइनस का, 1 मिनट, ये माइनस का 4 आएगा, और 2 में से 5 गया, 2 में से 4 गया, माइनस का 2, 2 में से 5 गया तो माइनस का 3 आ गया। अच्छा, 3 में से 4 घटाओ -1, 3 में से 5 घटाओ माइनस का 2। तुम मुझे खुद बताओ, क्या यहाँ कहीं भी पॉजिटिव नंबर मिला? नहीं मिला। संबंध तभी बनेगा जब यहाँ पॉजिटिव नंबर होता है, लेकिन घटाने पे तो हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए था, घटाने पे तो सारे कैसे नंबर मिले हैं? नेगेटिव नंबर, इसलिए यहाँ कोई संबंध बन नहीं रहा है। यह एक रिक्त संबंध है, यानी बेकार रिलेशन।
अगर मैंने कहा बेकार रिलेशन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा है, यह एक वायर्ड रिलेशन है, वायर्ड रिलेशन। तो इम्पटी रिलेशन का एक दूसरा नाम है वायर्ड रिलेशन। क्या नाम है? वायर्ड रिलेशन या नल रिलेशन। नल रिलेशन कैसा रिलेशन मेरे बच्चों? नल रिलेशन। क्या ये बातें समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जिसे हम कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? सार्वत्रिक संबंध, इस बात पे चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है सार्वत्रिक संबंध। चलिए, तो सबसे पहले यदि अगर कोई सेट, यदि ए और बी नॉन इम्पटी सेट है, नॉन इम्पटी सेट है, कैसे हैं? नॉन इम्पटी सेट हैं, और आर कोई रिलेशन ए क्रॉस बी पर डिफाइंड है। क्या है? डिफाइंड है। ए क्रॉस बी पर डिफाइंड है, तो डिफाइंड है, और आर बराबर है ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट संबंध में हैं। पहले तो क्या था, कुछ एलिमेंट आते थे, अगर सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी के संबंध में हैं तो आर को यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाएगा। यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाएगा, रिलेशन कहा जाता है। मैं समझा नहीं सर, आइए इसको समझाता हूँ। अगर ए क्रॉस बी मैंने निकाला है, उसमें है, जैसे मैंने लिखा 1 कामा एक्स 2 कामा एक्स 1 कामा वाई 2 कामा वाई, और मैंने यहाँ दो रिलेशन बनाए। एक R1 मैंने लिखा 1 कामा एक्स और 1 कामा वाई। दूसरा रिलेशन लिखा मैंने R2 मैंने लिखा 1 कामा एक्स 1 कामा वाई 2 कामा एक्स 2 कामा वाई। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ए के सारे एलिमेंट हैं, ए क्रॉस बी में देखो ये 4 एलिमेंट हैं, लेकिन R1 में क्या चारों हैं? नहीं, यह यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है, नॉट यूनिवर्सल रिलेशन। क्यों? क्योंकि हम यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि R ए क्रॉस बी के बराबर नहीं है, R ए क्रॉस बी के बराबर नहीं है। लेकिन R2 में देखेंगे तो R2 के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी के बराबर हैं, यानी कि R2 एक यूनिवर्सल रिलेशन है। क्या ये बात समझ में आ गई? यूनिवर्सल रिलेशन है। कैसे सर? दिखाइए, देखो 1 कामा एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 कामा वाई यहाँ है, यहाँ भी है, 2 कामा एक्स यहाँ है, यहाँ भी है, 2 कामा वाई यहाँ है, यहाँ भी है। तो जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं वही R2 के सारे एलिमेंट हैं, तो इसलिए R2 को कहा जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। इसलिए R2 को क्या कहा जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। क्या ये बातें मेरी आपके समझ में आ गई? अगर मेरी बातें आपके समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, कुछ पहले नोट पॉइंट को यूनिवर्सल रिलेशन के साथ साथ पढ़ लीजिए। यूनिवर्सल रिलेशन को समष्टि रिलेशन भी कहते हैं। आगे चलते हैं और इसको ध्यान से समझते हैं। और दूसरा नोट पॉइंट है कि यूनिवर्सल रिलेशन
एंड इम्पटी रिलेशन दोनों को ट्रिवियल रिलेशन कहा जाता है। क्या ये बातें समझ में आ गई? किसको यूनिवर्सल रिलेशन को समष्टि रिलेशन कहते हैं, और यूनिवर्सल रिलेशन और इम्पटी रिलेशन दोनों को ही ट्रिवियल रिलेशन कहा जाता है। क्या बातें समझ में आ गई? इन दोनों को ही ट्रिवियल रिलेशन कहा जाता है। अब आते हैं हम आगे। अगला रिलेशन हमारा है स्वतुल्य संबंध। क्या है स्वतुल्य संबंध? अंग्रेजी में इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? किसी सेट ए पर डिफाइंड कोई संबंध R, कोई रिलेशन R इस प्रकार यानी सच दैट हो कि कैसे हो? सच दैट कि जो R है उसे हम x लिखें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A। तो इस संबंध को हम कहेंगे स्वतुल्य संबंध। क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध। मेरी बातें समझ में आ गई? जैसे उदाहरण में मैं कह सकता हूँ, एग्जाम्पल में बराबरी का संबंध माने रिलेशन ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी का, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे x संबंधे y सच दैट x इक्वल टू y, तो हम कह सकते हैं, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x का संबंध x के साथ या y का संबंध y के साथ। दोनों x की जगह y लिख दो या दोनों y की जगह x लिख दो। बात समझ में आ गया? जैसे प्रत्येक लाइन, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है। नेक्स्ट बात आती है एवरी फिगर congruent to itself, यानी कि प्रत्येक आकृति स्वयं के सर्वांग सम होती है। ये बातें समझ में आ गया? तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं। सर कॉन्सेप्ट में तो समझ में आ गया, लेकिन प्रॉब्लम हमें वहाँ हो रही है जैसे न्यूमेरिकल में। आओ एक सवाल के थ्रू हम समझा देते हैं। जैसे कोई संबंध R, जैसे A बराबर मैंने सेट लिखा 1 2 3, और मुझे एक संबंध R इस तरीके से मिला कि 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है और 2 3 मिल रहा है। ये तो बताओ, इसमें 1 1 है, हाँ, 2 2 है, हाँ, 3 3 है, हाँ। तो यह कैसा संबंध है? यह एक
रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सर आगे का मतलब हमें नहीं है, नहीं आगे से आपको कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये देखना है इसमें 1 2 3 है तो क्या 1 1 का है, क्या 2 2 का है, क्या 3 3 का है, तो इस रिलेशन को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? आगे चलिए। दूसरी बात, आगे आता है हमारा सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? तो सममित संबंध को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन, अगर सेट ए पर, किसी सेट ए पर डिफाइंड कोई संबंध, कोई रिलेशन इस तरीके से हो, इस प्रकार हो, इस प्रकार हो, कैसे हो? इस प्रकार हो कि आर यक्स का संबंध वाई के साथ हो और सच दैट वाई का भी उसमें संबंध यक्स के साथ हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम कह सकते हैं कि यह एक सिमेट्रिक रिलेशन है। माने यक्स का जो संबंध वाई के साथ हो वही संबंध वाई का यक्स के साथ हो, यक्स और वाई दोनों किसके एलिमेंट हो? सेट ए के एलिमेंट हो, तो इस प्रकार के संबंध को हम कह सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सर मैं नहीं समझा, आओ मैं समझाता हूँ। जैसे राम श्याम का भाई है, तो राम और श्याम भाई हैं, क्या है? भाई। तो मैं कह सकता हूँ राम का भाई कौन है? श्याम। और इसमें कौन है भाई, कौन है? श्याम का भाई राम। तो ये संबंध क्या है? भाई भाई का संबंध है। तो जब भाई भाई का संबंध होगा तो ये एक कैसा संबंध होगा? यह एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। दूसरी, रीना बबीता की बहन है, बबीता रीना की बहन है, तो दोनों की बहनों का संबंध है, तो ये संबंध क्या हो गया? बहन बहन का, बहन बहन का संबंध। अब जो संबंध पहले का दूसरे के साथ है वही दूसरे का। तीसरा, अगर मैं कह दिया एक लाइन ए बी है जो परपेंडिकुलर है किसी लाइन बी सी के, तो मैं ये कह सकता हूँ बी सी भी परपेंडिकुलर होगी ए बी के। क्या ये बात समझ में आ गया? तो इस तरीके के संबंध को हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ये बातें समझ में आई? इक्वलिटी वाला भी देखिए, यक्स इक्वल है वाई के सच दैट वाई इक्वल है यक्स के, वेयर यक्स इक्वल टू वाई, तो ये भी संबंध है आपका। सर ये तो क्या नाम है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी आता है। हाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी आता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन अगर दोनों ऐसी कंडीशन में आते हैं तो सिमेट्रिक रिलेशन भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाता है। क्या मेरी बातें समझ में आ गई? आगे देखो, चलिए सर आगे चलिए, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। हाँ ध्यान से देखो, मज़ा आएगा। एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं। चलिए अगला है आपका प्रतिसमित संबंध। इसको बोलते हैं प्रति सममित संबंध। सममित संबंध क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, हिंदी में इसे हम प्रतिसम्मित बोलते हैं, अंग्रेज़ी में हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। क्या होता है? जब कोई संबंध, मान लेते हैं यदि किसी सेट ए पर परिभाषित का मतलब होता है डिफाइंड, परिभाषित डिफाइंड कोई रिलेशन आर इस प्रकार से हो कि यक्स का संबंध
y के साथ इक्वल हो, y का संबंध x के साथ हो और इस तरीके से हो, मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ कि x इक्वल टू वाई, ठीक है। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ यक्स आर वाई व वाई का आर यक्स तभी सत्य होगा जब यक्स बराबर वाई हो। तो हम इस बात पे ध्यान देंगे, तब आर को हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। क्या ये बातें समझ में आ गई? चलिए अब आगे देखते हैं हम सब, ठीक है। अब हम जिस संबंध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस संबंध का नाम है संक्रामक संबंध। हिंदी में इसे संक्रामक संबंध कहते हैं और अंग्रेजी में इसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है मेरे बच्चों? ट्रांजिटिव रिलेशन, व्हाट इज़ द ट्रांजिटिव रिलेशन? तो संक्रामक संबंध क्या होता है? सभी संबंध या कोई संबंध एक मिनट ऐसे लिखते हैं कि सेट ए, समुच्चय ए, जिसको हम अंग्रेजी में सेट ए पर कोई संबंध आर इस तरह परिभाषित हो यानी डिफाइंड हो कि कैसे डिफाइंड हो कि यक्स का संबंध वाई के साथ और वाई का संबंध जेड के साथ हो, तो यदि यक्स का संबंध भी जेड के साथ हो तो इस तरीके के रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। मेरे बच्चों इस बात को ध्यान में रखिएगा। किसका संबंध? यक्स का वाई के साथ, वाई का जेड के साथ, तो यक्स का भी किसके साथ हो? जेड के साथ हो। यक्स का जेड के साथ हो तो इस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। अब मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। अब जो लास्ट फाइनल रिलेशन है उस रिलेशन का नाम है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है? ठीक है, तुल्यता संबंध जिसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? तुल्यता संबंध क्या होता है? ठीक है, कोई संबंध आर किसी सेट ए पर डिफाइंड हो और आर कैसा संबंध हो? एक स्वतुल्य संबंध हो। स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो। आर सिमेट्रिक भी हो, रिलेशन भी हो, यानी कि सममित भी हो संबंध। आर ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो, यानी कि संक्रामक संबंध हो। तो कोई भी संबंध अगर वह रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो आर को तुल्यता यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। इक्विवेलेंस रिलेशन कोई स्पेशल नहीं है, बस इसकी खास बात है
कि इक्विवेलेंस में अगर वह सुतुल्य भी है, सिमेट्रिक भी है और संक्रामक भी है, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन अगर किसी संबंध में पाए जा रहे हैं, किसी रिलेशन में पाए जा रहे हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो उस संबंध को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध। आइए कुछ नोट पॉइंट में हम सीखते चलते हैं, ध्यान समझिएगा। यदि कोई संबंध R किसी सेट, किसी नॉन इम्पटी सेट A पर डिफाइंड हो और अब मेरी बात ध्यान समझिए, R अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो R का इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर R सिमेट्रिक रिलेशन है मेरे बच्चों, तो R का इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। अगर R ट्रांजिटिव रिलेशन है तो R का इनवर्स भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर R इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R का इनवर्स भी इक्विवेलेंस होगा। क्या ये बातें समझ में आई? तो हमने क्या क्या बातें समझी, इस चीज़ को समझो। रिफ्लेक्सिव है तो इनवर्स भी रिफ्लेक्सिव होगा। अगर R सिमेट्रिक है तो R का इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। R ट्रांजिटिव है तो R का इनवर्स भी ट्रांजिटिव होगा। ये इनवर्स रहेगा यहाँ पे मेरे बच्चों, यहाँ पे इनवर्स रहेगा। क्या ये बातें समझ में आ गई? क्या यहाँ तक बातें समझ में आई मेरे बच्चों? इस बात को समझिएगा। अगर मैंने कहा R1 व R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R1 और R2 का इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। आज का लेक्चर यहीं तक। अगर लेक्चर आपको पसंद आएगा तो लेक्चर को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।